एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक से होंगे। एंड आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा यूनिट 2, जो कि हमारा ब्लॉक जो 1 है, BEVAE 181 का। उसका हम जो हमारा ब्लॉक 1 का यूनिट 2 है, यूनिट 1 में पहले ही कवर करा चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम यूनिट 2 कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये शॉर्ट नोट्स कुछ बनाए हैं मैंने, आई होप आपको इससे थोड़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। आप इसको जूम कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट उठा के इसको जूम इन करके आप बाद में नोट डाउन कर सकते हो। तो चले जी, हम फिर स्टार्ट करते हैं अपना आज का यूनिट। तो आज का जो हमारा यूनिट है इसका नाम है इकोसिस्टम्स, ठीक है। यानी इकोसिस्टम के बारे में हमें इसमें पढ़ना है, ठीक है। In this unit focus on बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम। यानी इसमें हम देखेंगे कि इकोसिस्टम होता क्या है, इट्स स्ट्रक्चर प्लस फंक्शंस प्लस प्रॉपर्टीज़। यानी इकोसिस्टम जो हमारा उसका देखेंगे हम स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। उसके बाद हम देखेंगे बायोस्फीयर क्या होता है, फिर बायोम, उसके बाद एक्वेटिक जोन क्या होता है, फिर हम देखेंगे लैंडस्केप एंड पॉपुलेशन डेवलपमेंट, फिर हम देखेंगे कंट्रोल एंड स्टेबिलिटी ऑफ द इकोसिस्टम, ठीक है। यानी हम कैसे स्टेबल कर सकते हैं अपने इकोसिस्टम को, और अगर कोई भी इसके साथ ख़राबी हो रही है उसको कैसे कंट्रोल में ला सकते हैं, ओके। तो सबसे पहले इकोसिस्टम होता क्या है, ठीक है। इकोसिस्टम इज़ डिफाइंड एज एनी यूनिट, यानी a biosystem that includes all the organisms that function together in a given area interacting with physical environment so that the flow of energy clearly leads to the cycling of materials between living and non-living living parts। तो हम इसको ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, ये एक ऐसा यूनिट है या एक बायोसिस्टम, एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है जिसमें जितने भी लिविंग बीइंग्स या नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट है वो सारे एक साथ मिलके क्या करते हैं, एक साथ में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हो गए वो सारे एक साथ मिलके एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। यानी जो हमारा फिज़िकल एनवायरनमेंट है, यानी एनवायरनमेंट जो है हमारा, उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। मिलके एक साथ मिलके उसके ऊपर काम करते हैं, जिसकी वजह से जो एनर्जी का फ्लो है वो जहाँ उसको जाना होता है अच्छे तरीके से जाके वापस से मतलब मटेरियल में वो मतलब बाकी मटेरियल्स में तब्दील हो जाता है, ठीक है। और फिर जैसी वो जो मतलब एनर्जी है वो फिर जाती है, चाहे उसको लिविंग बीइंग्स में जानना है या नॉन लिविंग पार्ट्स में जानना है, वो वहाँ अच्छे से जा पाता है, ठीक है। तो एक इंटरेक्शन होता है लिविंग और नॉन लिविंग जो बीइंग्स होते हैं एनवायरनमेंट में उनके बीच में, ठीक है। उसके बाद अगर आपको ये डेफिनेशन नहीं याद रहती है तो दूसरी डेफिनेशन है बहुत अच्छी सी, इसमें आप ये मतलब देख सकते हो, इकोसिस्टम इज़ अ डायनेमिक सिस्टम विच इन्वॉल्व्स द इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स एंड इंक्लूड्स द इनपुट, ट्रांसफर, स्टोरेज एंड आउटपुट ऑफ एनर्जी एज वेल एज साइक्लिंग ऑफ एसेंशियल मटेरियल्स थ्रू द इकोसिस्टम। यानी इकोसिस्टम एक बहुत बड़ा सिस्टम है, डायनेमिक सिस्टम है, ये कोई शॉर्ट सा सिस्टम नहीं है, बहुत बड़ा सिस्टम है। और जिसमें क्या होता है, लिविंग और नॉन लिविंग जो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट है उनके बीच में एक इंटरेक्शन हो जाती है, जिससे जो भी एनर्जी होती है उसका कितना इनपुट चाहिए या कहाँ उसको ट्रांसफ़र करना है या कहाँ पे उसको जमा रखना है और कहाँ कहाँ उसको पहुँचाना है, वो सारा हो जाता है, ठीक है। और साइकिलिंग इसमें हो जाती है, जितने भी इम्पॉर्टेंट मटेरियल्स हैं उन सब की हो जाती है, किसकी हेल्प से, इकोसिस्टम की हेल्प से साइकिलिंग हो जाती है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। उसके बाद हमारा आता है फीचर्स ऑफ इकोसिस्टम। तो सबसे पहले जो फीचर्स में है सबसे पहले आता है हमारा स्ट्रक्चरल फीचर्स, ठीक है। जो हमारा स्ट्रक्चरल फीचर्स है ये आप याद रखना, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, यानी एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक आपको हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आई मीन 9th से ही पढ़ते आ रहे हैं। यानी एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं जो कि नॉन लिविंग थिंग्स होती है हमारे इर्द गिर्द, जैसे आप कुछ भी ले लो, टेबल, चेयर, एयर, वाटर, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं ना वो सारी आती हैं एबायोटिक में। उसके बाद बायोटिक कंपोनेंट्स,
बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं लिविंग थिंग्स यानी जानदार चीज़ें, वो चीज़ें जिनके अंदर जान है, जैसे कि ह्यूमंस है, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, है ना, वो सारे इसमें आते हैं। फिर इसको फर्दर मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करा है एबायोटिक। एबायोटिक में फिर फर्दर आते हैं 3 पार्ट्स आते हैं, उसमें आता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होते हैं हमारे कार्बन, नाइट्रोजन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आते हैं हमारे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स विच लिंक द एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स टुगेदर, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा तीसरा, इसी में एबायोटिक में तीसरा पार्ट होता है क्लाइमेट रिजीम्स। इसमें आता है हमारा टेम्परेचर, मॉइस्चर, लाइट एंड टोपोग्राफी। आई नो ये थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लगेगा, बट आप इसका जो आपके पास नोट्स होंगे जहाँ पे आप ये नोट डाउन करोगे ना या जॉट डाउन करोगे, वहाँ पे आप ऐसे ही सेम ये छोटा सा टेबल बनाना। इससे क्या होगा, इसको जितनी बार आप देखोगे उतनी बार आपको ये याद रहेगा, तो फिर जल्दी से आपको याद आ जाएगा ना क्या है ये, ठीक है। लेकिन इसको आपको रिवाइज करते रहना पड़ेगा। अगर आप इसको मैं ज़्यादा अब लिखती वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं आता, तो मैंने शॉर्ट शॉर्ट में ही बता दिया कि कौन सा कहाँ पे आता है, कौन सा कंपाउंड कहाँ पे आता है, तो इससे आपको जल्दी याद रहेगा। दूसरा है हमारा बायोटिक। तो बायोटिक को भी तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं हमारे प्रोड्यूसर्स। वो प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, जो कि प्रोड्यूस करते हैं, है ना। तो वो हमारे प्लांट्स होते हैं। उसके बाद आते हैं कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स यानी जो वो एनिमल्स या प्लांट्स बोल सकते हैं जो कि कंज्यूम करते हैं। उसमें आते हैं हमारे, इसको हमने फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसमें आता है प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टेरिशरी, ठीक है। तीसरा है हमारा डिकम्पोजर्स। इसमें आता है हमारा सेप्रोट्रॉफ्स, ठीक है, जो कि फिर ये करते हैं, मतलब हमारे जो भी वेस्ट मटेरियल वगैरह हो गया या कुछ और होता है उसको डिकम्पोज करते हैं। उसके बाद आता है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो हमने देखा था ना एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो एबायोटिक अब देखेंगे हम होता क्या है, ठीक है। द फिजिकल और एबायोटिक कंपोनेंट्स आर द इनऑर्गेनिक एंड नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ द इकोसिस्टम, ठीक है। इसको फर्दर मैंने एक्सप्लेन करा है। ये इनको हम बोल सकते हैं ये फिजिकल और एबायोटिक कंपोनेंट्स वो होते हैं जो कि हमारे इकोसिस्टम में होते हैं। ये एक तो ये इनऑर्गेनिक होते हैं और ये नॉन लिविंग होते हैं, यानी इनके अंदर जान नहीं होती है, ठीक है। तो बायोटिक कंपोनेंट्स को हम ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, द बायोलॉजिकल और बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम इंटरैक्ट इन एन एबायोटिक बैकग्राउंड, ठीक है। जो हमारा बायोलॉजिकल और बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं जिनके अंदर जान होती है, ये हमारे इकोसिस्टम में किन के साथ इंटरेक्ट करते हैं, किसके थ्रू इंटरेक्ट करते हैं, एबायोटिक बैकग्राउंड के थ्रू, ठीक है। तो उसके बाद बायोटिक में हमने देखा था, बायोटिक कंपोनेंट्स में 3 पार्ट्स थे, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स, ठीक है। प्रोड्यूसर्स को हम ऑटोट्रॉफ्स भी बोलते हैं और कंज्यूमर्स को हम हिटेरोट्रॉफ्स या फैगोट्रॉफ्स भी बोलते हैं, और डिकम्पोजर्स को हम सेप्रोट्रॉफ्स और रिड्यूसर्स बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारे प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स हैं इनको हम साथ में मैक्रो कंज्यूमर्स बोलते हैं, और जो हमारे डिकम्पोजर्स हैं उनको हम माइक्रो कंज्यूमर्स बोलते हैं, यानी छोटे कंज्यूमर्स, ये बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ये हो सकता है इसमें आ जाए आपको ना, एमसीक्यूज़ में आ जाए कि ऑटोट्रॉफ्स कौन से होते हैं, हिटेरोट्रॉफ्स क्या होते हैं। वहाँ पे आपको किसी एक को चूज़ करना पड़े तो आपको पता होना चाहिए इनके अदर नेम्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो पहला है हमारा, अब हम देखेंगे इसको फर्दर अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है हमारा प्रोड्यूसर्स। तो प्रोड्यूसर्स होते हैं यानी ऑर्गेनिजम्स दैट आर एबल टू मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स और प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स हम बोल सकते हैं, प्रोड्यूसर्स या ऑटोट्रॉफ्स हम उन ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, उनको किसी और के ऊपर डिपेंडेंट या निर्भर नहीं रहना पड़ता है अपने खाने के लिए, ओके। तो एग्जाम्पल हम देखते हैं इसमें, क्लोरोफिल बियरिंग ग्रीन प्लांट्स, वो प्लांट जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है, जैसे कि जितने भी हमारे इर्द गिर्द प्लांट्स होते हैं ना, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है ना, हमने पढ़ा है 10th में, उसके थ्रू करते हैं ना ये लोग। ग्रीन एंड पर्पल बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे आर द मेन बायोलॉजिकल और बायोटिक मेंबर्स इन नेचर विच मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी ये हमारा जो सॉइल के अंदर होता है ना, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स वगैरह, उनको लेके अपने अंदर मतलब अपनी रूट्स में लेते हैं, फिर रूट्स के थ्रू एक इनके मतलब जो इनकी समझो नर्व्स जिनको हम स्टोमेटा भी बोलते हैं, वहाँ पे छोटे छोटे ये होते हैं, पोर्स होते हैं,
हमारी लीव्स के अंदर, उसमें ये ले जाते हैं ना थ्रू, जो स्टेम है स्टेम के थ्रू ले जाते हैं उधर लीव्स में, और फिर वहाँ पे इनका फूड फैक्ट्री होती है वहाँ पे, और वहाँ पे इनका खाना बन जाता है, ठीक है। और ये अपना खाना खुद बनाते हैं, किस प्रोसेस के थ्रू? फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस बोला जाता है उस प्रोसेस को जिसके थ्रू ये खाना बनाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। देन आता है हमारा कंज्यूमर्स। एनिमल्स सच एज गोट, काउ, डियर, रैबिट एंड इंसेक्ट्स लाइक ग्रीन grasshoppers which eat green plants are called primary consumers are herbivores. एनिमल्स जैसे कि हमारे गोट, बकरी है, गाय है, डियर, हिरन है, रैबिट, खरगोश है, और छोटे छोटे इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं ना, और ग्रास होपर्स वगैरह होते हैं जो ये ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं, और हम इनको बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स या हर्बीवोर्स भी, ठीक है। तो उनको खा के ये क्या करते हैं अपना, यानी ये ग्रीन प्लांट्स के ऊपर निर्भर हैं अपने खाने के लिए, ठीक है। ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते। Organisms which eat herbivores like a bird that eats grasshoppers are carnivores as they eat other animals. These carnivores are called secondary consumers. उसके बाद आता है हमारा, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो कि हर्बीवोर्स को खाता है, जैसे कि यानी हर्बीवोर्स होते हैं जो कि ये खाते हैं ना, हर्ब्स वगैरह, ग्रास वगैरह को जो खाते हैं, जैसे कि बर्ड्स को, फिर जो वो मतलब पहले वो खाते हैं, एक सेकेंड, जैसे कि वो एनिमल जो कि ऑर्गेनिज्म जो कि जैसे कि बर्ड है वो खाता है हर्बीवर को, ठीक है। जैसे कि दैट ईट्स, जो हर्बीवर है हमारा वो क्या खाता है, हर्बीवर जैसे ग्रास होपर है वो खाता है हमारा दैट, ओके मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाती हूँ। जैसे कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि हर्बीवर्स को खाते हैं, यानी जैसा हमारा बर्ड है, हर्बीवर्स कौन से होते हैं जो कि घास खाते हैं, जैसे ग्रास होपर है वो घास को खाता है, ठीक है। तो उसको खाएगी हमारी बर्ड, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कार्निवर, ठीक है। यानी ग्रास होपर क्या था, वो भी एक ये था ना एनिमल छोटा सा, तो उसको खाया बर्ड ने, ठीक है। एज दे ईट अदर एनिमल्स, तो जैसे कि बर्ड ने फिर उसको खा लिया तो उसको हम कार्निवोर बोलेंगे, ठीक है। कार्निवोर्स होते हैं वो वाले एनिमल जो कि दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है। तो दीज कार्निवोर्स आर कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर्स, तो इनको जो कार्निवोर्स, ये वाले कार्निवोर्स होते हैं, इनको हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा कार्निवोरस organisms like cats which eat secondary consumers like birds are called tertiary consumers। अब जो कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म था ना, मतलब जैसे कि अब जो जिसने कार्निवोर कौन था जो कि हर्बीवर्स को खाता है, ठीक है। तो उसको खा लिया, मतलब जो कार्निवोर ऑर्गेनिजम्स लाइक अब जो कैट्स है हमारे, उसने खाया हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर को यानी बर्ड को, तो इसको हम कैट को फिर हम बोलते हैं टेरिशरी कंज्यूमर, ठीक है। Thus, while the primary consumers are herbivores, the secondary and tertiary consumers are carnivores। तो जो हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं वो हर्बीवोर्स होते हैं, यानी वो घास वगैरह खाते हैं, और जो हमारे सेकेंडरी और टेरिशरी कंज्यूमर्स होते हैं वो कार्निवोर्स होते हैं, वो फिर जो घास खाने वाले एनिमल्स होते हैं उन्हीं को खा जाते हैं, ठीक है। Animals like tigers, lions and vultures which are not killed or eaten by other animals are top carnivores। वो वाले एनिमल्स जैसे कि बड़े बड़े टाइगर्स होते हैं, लाइन्स वगैरह होते हैं, और वल्चर्स वगैरह होते हैं जो कि बाकी एनिमल्स जिनको नहीं खा पाते हैं या मार पाते हैं उनको हम बोलते हैं टॉप कार्निवोर्स, ठीक है। वो सबको खा जाते हैं, इसीलिए उनको बोलते हैं सबसे ऊपर वाले लेवल पे आते हैं। उसके बाद आता है हमारा decomposers, certain bacteria which are microorganisms and some fungi which are responsible for the decomposition and recycling of material are called decomposers plus saprotrophs plus reducers और डेटरीवोर्स, ठीक है। तो कुछ हमारे इसमें इकोसिस्टम में कुछ ऐसे, या एटमॉस्फेयर में, या हम बोल सकते हैं एनवायरनमेंट में ऐसे छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं जिनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी बोलते हैं। जैसे कि फंगई जो होता है हमारा, ये इनका काम होता है जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल हो गया उसको क्या करते हैं, ये डिकम्पोज करते हैं और उसको वापस से रिसाइकल करते हैं, ठीक है, उसमें ये काम देते हैं। तो इनको हम डिकम्पोजर्स भी बोलते हैं, सेप्रोट्रॉफ्स के नाम से भी जानते हैं, रिड्यूसर्स और डेटरीवोर्स के नाम से भी जानते हैं। चलिए जी, फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रॉफिक लेवल्स, ठीक है। ट्रॉफिक लेवल्स, तो इसमें 5 लेवल्स पे रखा गया है हमारे इनको लेवल्स को, 5 लेवल्स बनाई गई हैं, ठीक है। पहली लेवल है हमारी ग्रीन प्लांट्स जिनको हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, ये हमारी ट्रॉफिक लेवल 1 है, इसको हम ऑटोट्रॉफ्स भी बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारे सेकंड पे आता है हर्बीवोर्स,
जो कि हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स आते हैं यहाँ पे। इस पे हम इसको हम ट्रॉफिक लेवल 2 बोलते हैं। इसमें हमारे हेटेरोट्रॉफ्स आते हैं जैसे कि बर्ड्स वगैरह। थर्ड पे आता है हमारा कार्निवोर्स, तो इसको हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स बोलते हैं। इसको हम ट्रॉफिक लेवल 3 पे रखते हैं और हेटेरोट्रॉफ्स इसमें भी आते हैं हमारे, ठीक है। तो इसमें हमारी कैट्स वगैरह जो हो गई, कैट्स डॉग्स वो। उसके बाद आते हैं हमारे कार्निवोर्स फोर्थ पे, ये होते हैं टेरिस्ट्री कंज्यूमर्स। तो इस पे आता है ट्रॉफिक लेवल 4, ये हमारा ट्रॉफिक लेवल 4 है, ठीक है। इसको भी ये भी हमारे हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। इसके बाद आता है हमारा, सॉरी, हमारे जो जो तीसरे लेवल है उस पे बर्ड्स आते हैं, और जो चौथा लेवल है इस पे टेरिस्ट्री में हमारी कैट्स वगैरह आते हैं जो फिर बर्ड्स को खाते हैं। फिर आता है हमारा लास्ट टॉप कार्निवोर्स, या इसको क्वार्टर क्वार्टर क्वार्टरनरी कंज्यूमर्स भी बोलते हैं हम। ये हमारा ट्रॉफिक लेवल 5 है। इसको हम हेटेरोट्रॉफ्स, मतलब ये हेटेरोट्रॉफ्स की फिफ्थ लेवल है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा फंक्शनल फीचर्स। तो फीचर्स में दूसरा इसमें आता है हमारा एनर्जी साइकिल्स, फूड चेन, डाइवर्सिटी, लिंक्स बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, न्यूट्रिएंट साइकिल्स, बायो जियोकेमिकल साइकिल्स। फिर आता है सक्सेशन, यानी सक्सेशन होता है प्रोसेस ऑफ चेंज इन द स्पीशीज स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी ओवर टाइम, यानी कुछ टाइम के बाद जब एक जगह पे कुछ ये होती है, मतलब कुछ स्पीशीज़ होती हैं, उस कम्युनिटी ऑफ स्पीशीज़ होती है, फिर उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं कुछ टाइम के बाद, तो उसको हम बोलते हैं सक्सेशन, ठीक है। तो ये हम आगे फिर डिस्कस करेंगे और इसके बारे में। तो फिर है हमारा फूड चेन। अब फूड चेन क्या होता है? द ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर लेवल इन एन इकोसिस्टम बाय द रिपीटेड प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन इज़ नोन एज फूड चेन। तो फूड चेन क्या होती है? ये एक हम बोल सकते हैं हमारा जो इकोसिस्टम है, इसमें क्या होता है, एक ट्रांसफ़र ऑफ फूड एनर्जी होता है फ्रॉम वन स्पीशी टू अनादर। यानी क्या करता है, जैसे एक एनिमल है वो एक चीज़ खाता है, फिर उस एनिमल को दूसरा, जैसे कि हमारा जो मतलब एक एनिमल को दूसरा एनिमल खा जाता है, और ये एक प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। यानी एक को एक हमारा एनिमल खाएगा, फिर उसको दूसरा एनिमल खा लेता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम फूड चेन। यानी आप एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि हमारा ग्रास है, ग्रास को हमारा ग्रास होपर खाएगा, ग्रास होपर को हमारा फिर फ्रॉग खा जाता है, फ्रॉग को हमारा फिर स्नेक खाएगा, फिर उसके बाद स्नेक को फिर ईगल अल्टीमेटली खा जाएगा। तो इससे हमारा क्या एक फूड चेन बन जाएगा। यानी ये एक फूड चेन है जिसमें एक को एक खाता है, फिर उसको दूसरा खा जाता है, यानी ईटिंग एंड बीइंग ईटन, ठीक है। ये हमारा फूड चेन होता है। इसके थ्रू क्या हो जाता है, ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी हो जाता है। Food chain is also defined as a linear sequence of links organisms in which an organism becomes food for the next organism। तो हम इसको सिंपल वर्ड्स में ये भी बोल सकते हैं, एक लीनियर सीक्वेंस, मतलब सीक्वेंस में एक ये होता है, सीक्वेंस होता है जिसमें एक ये लिंक करता है एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ। यानी एक जो ऑर्गेनिज्म होगा वो हमारा दूसरे ऑर्गेनिज्म का खाना बन जाता है। टाइप्स ऑफ फूड चेन अब क्या होते हैं? सबसे पहले हमारी ग्रेजिंग फूड चेन, यानी ग्रेज की जो घास की आती है, घास में हमारी मतलब ग्रेजिंग। सबसे पहले ग्रास जो हमारा, उसको जो ग्रास ऊपर खा जाएगा, उसको फिर फ्रॉग खाएगा, फिर उसके बाद उसको स्नेक खाएगा, फिर ईगल खा जाएगी। फिर आता है हमारा डेटिरेटस फूड चेन। इसमें हमारा जो भी डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, प्लांट्स या एनिमल्स, जैसे कि जो ख़राब हो गए होते हैं, फिर उसको हमारा अर्थ फॉर्म खा जाता है, फिर अर्थ फॉर्म को अल्टीमेटली मोल खा जाता है। फिर आता है हमारा पैरासाइटिक फूड चेन। इसमें हमारा जेब्रा को नेमाटोड खाता है, और नेमाटोड को फिर बैक्टीरिया खा जाता है। उसके बाद आता है हमारा न्यूट्रिएंट साइकिल्स। तो न्यूट्रिएंट दैट आर नीडेड बाय ऑर्गेनिज्म इन लार्ज अमाउंट्स आर कॉल्ड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये न्यूट्रिएंट्स जो कि हमें मतलब एक ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत मतलब लार्ज अमाउंट में उसको चाहिए होंगे, उनको हम बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। यानी बहुत ज़्यादा जो चाहिए होंगे न्यूट्रिएंट्स, उनको हम बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। वाइल दोज विच आर नीडेड इन मिनट अमाउंट ऑन और ट्रेसेस आर कॉल्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और वो वाले न्यूट्रिएंट्स जो कि हमें कम तादाद में चाहिए होंगे, यानी बहुत ज़्यादा कम चाहिए होंगे, उनको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, ठीक है। अमंग मोर देन 100 केमिकल्स दैट अकर इन नेचर अबाउट 40 आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी अगर हमारे जो एनवायरनमेंट है उसमें 100 केमिकल्स मिलते हैं, उसमें से सिर्फ 40% आज मतलब अभी प्रेजेंट में लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उनमें पाए जाते हैं। तो ये था हमारा न्यूट्रिएंट साइकिल्स। उसके बाद है हमारा बायोजियोकेमिकल साइक्लिंग।
The elements or mineral nutrients are always in circulation, moving from non-living to living and then back to the non-living components of the ecosystem in a circular fashion. This is known as biogeochemical cycle. यानी ये कुछ हमारे जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें कुछ एलिमेंट्स या इन मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमेशा मतलब सर्कुलर मोशन में मतलब घूम रहे होते हैं, यानी पहले वो नॉन लिविंग के पास होते हैं, फिर वो लिविंग के पास जाते हैं और वापस फिर नॉन लिविंग में आ जाते हैं। ठीक है, एक सर्कुलर मोशन हो जाता है इसमें, यानी पहले एक के पास होते हैं फिर दूसरे के पास जाते हैं फिर वापस पहले के पास आ जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिलिंग, इस प्रोसेस को। देयर आर टू टाइप्स ऑफ साइकिल्स डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द रिजर्वर। तो यहाँ पे हमारी दो टाइप्स ऑफ साइकिल्स होती हैं। तो पहली होती है हमारी गैसियस साइकिल। तो गैसियस साइकिल वे द रिजर्वर इज़ द एटमॉस्फेयर और द हाइड्रोस्फेयर, यानी जो गैसियस साइकिल होती है यहाँ पे देखा जाता है कहाँ पे है ये रिजर्व, यानी कहाँ पे उसको रिजर्व किया जा रहा है। तो ये जो गैसियस साइकिल है ये कहाँ पे इसका रिजर्वर क्या होता है, ये कहाँ पे पाई जाती है, या तो ये एटमॉस्फेयर में होती है या ये हाइड्रोस्फेयर में होती है। उसके बाद आती है हमारी सेडिमेंट्री साइकिल। तो सेडिमेंट्री साइकिल वे द रिजर्वर इज़ द अर्थ क्रस्ट। तो ये यहाँ पे ये मतलब जो अर्थ है ना, अर्थ के अंदर पाई जाती है, अर्थ का जो क्रस्ट होता है ना उसके बीच में ये पाई जाती है। ठीक है, सेडिमेंट्री साइकिल यानी जो पत्थर वगैरह जो नीचे होते हैं ना साइकिल सॉरी जो अर्थ में उनके बीच में ये पाई जाती है, तो इसको हम बोल सकते हैं सेडिमेंट्री साइकिल। देन आता है हमारा द कार्बन साइकिल। तो द कार्बन साइकिल, द एटमॉस्फेरिक कार्बन इज फिक्स्ड बाय प्लांट्स इन देयर बायोमास एंड गेट्स ट्रांसफर्ड प्लांट्स टू द एनिमल्स फीडिंग ऑन देम एंड सो फर्दर मूव्स अप द फूड चेन। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक कार्बन जो होता है ये हमारे प्लांट्स जो है ना, मतलब एटमॉस्फेयर में जो कार्बन होता है वो हमारे प्लांट्स में पहले से ही जो उनका एरिया उसमें पहले से ही फिक्स करके होता है ना कि कितना होगा उसके अंदर। ठीक है, कितना चाहिए कितना है वो सारा सारा पहले से ही फिक्स्ड होता है। तो फिर जब वो उसके अंदर मतलब जितने भी फिर प्लांट्स हो जितने भी फिर प्लांट्स उसमें मतलब उगेंगे या फिर उस प्लांट में जितने भी फिर उसके बाकी प्लांट्स आएंगे ये छोटे मतलब फ्लावर्स वगैरह वो, या मतलब फिर उन पे जो भी उन फ्लावर्स वगैरह पे बाकी फिर एनिमल्स जो फीड करेंगे या उस प्लांट में जो एनिमल्स होंगे ना वो उनमें चला जाता है। ठीक है, तो उनमें वो ट्रांसफ़र हो जाता है और उसके बाद वो फर्दर जाता है बाकी जो भी उसको फिर उन एनिमल्स को कोई खा जाता है या इंसेक्ट्स को कोई खा जाता है, तो वो फूड चेन में फिर स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, इसी के थ्रू। Respiration, digestion, and metabolism of plants and animals result in some transfer of carbon back to the atmosphere। तो जब हमारे रेस्पिरेशन होता है, जब हम सांस लेते हैं या छोड़ते हैं, और डाइजेशन हो जाती है जब, और मेटाबॉलिज्म जो होता है प्लांट्स और एनिमल्स में, इससे क्या हो जाता है वापस जब ये प्रोसेस होता है तो वापस जो हमारा कार्बन होता है वो वापस चला जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ उसका पार्ट। ठीक है, माइनिंग एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स कॉज Okay, mining and burning of fossil fuels cause this carbon to move from the lithosphere to the atmosphere। तो जब माइनिंग होती है ना, जो माइनिंग आपको पता होगा माइनिंग क्या होता है, जो प्रोसेस करते हैं वो, और बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, और जब फॉसिल फ्यूल्स वगैरह को जलाया जाता है इससे क्या होता है जो हमारा कार्बन होता है वो लिथोस्फीयर से एटमॉस्फेयर में चला जाता है, और जो बाकी कुछ हिस्सा होता है इसका एटमॉस्फेरिक कार्बन का वो हो जाता है किस में चला जाता है हमारे ओशन में, ओशन में डिज़ोल्व हो जाता है, यानी ओशन के साथ मिक्स हो जाता है, और इससे हमारा जो ये कार्बन साइकिल है कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा ग्लोबल कार्बन साइकिल। सम कार्बन हाउ एंटर्स अ लॉन्ग टर्म साइकिल रेफर टू एज ग्लोबल कार्बन साइकिल। तो कुछ ऐसे बहुत सारे होते हैं मतलब कुछ कार्बन्स होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म साइकिल में, मतलब उनको लॉन्ग टर्म मतलब उनका लॉन्ग टर्म होता है साइकिल जो उनका, तो बहुत लंबा होता है, इसीलिए उनको हम बोलते हैं ग्लोबल कार्बन साइकिल। जिसमें क्या होता है इन विच कार्बन एक्यूमुलेट्स इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द पीटी लेयर्स ऑफ बॉग्स एंड मोर लैंड्स और एज इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स। तो इसमें क्या हो जाता है जो हमारा कार्बन हो जाता है वो एक्यूमुलेट हो जाता है किसके साथ, ऑर्गेनिक मैटर जो कि हमारा होता है, जैसे कि एटमॉस्फेयर में जैसे कि पीटी लेयर्स ऑफ बॉग्स होते हैं या मूर लैंड्स होती हैं उनमें चला जाता है। ठीक है, उनके साथ एक्यूमुलेट हो जाता है और या इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स में तब्दील हो जाता है। ठीक है, इसकी जो एग्जाम्पल है हम बोल सकते हैं द इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट इसकी एग्जाम्पल आप याद रखना, CaCO3 of various seashells।
इन बॉटम सेडिमेंट्स ऑफ एक्वेटिक सिस्टम्स में भी ये मतलब ये पाए जाते हैं। दिस सेडिमेंट्री कार्बन इवेंचुअली टर्न्स इनटू सेडिमेंट्री रॉक सच एज लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट। और फाइनली क्या हो जाता है, जो ये सेडिमेंट्री कार्बन्स होते हैं ये वापस बन जाते हैं, हमारी किस में तब्दील हो जाते हैं, जब ये ओशन में चले जाते हैं ये सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाते हैं। जैसे कि फिर जो हमें लाइमस्टोन होता है मिलता है हमें वहाँ से, और डोलोमाइट जो होता है उसमें। उसके बाद आता है हमारा द नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन इज़ एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन विच इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग टिश्यू। यानी जो नाइट्रोजन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, प्रोटीन का, जो कि हमारा मतलब लिविंग टिश्यूज़ का मतलब बहुत एक मतलब बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी उनको बड़ा करता है। जैसे आपने सुना होगा प्रोटीन जैसे हमारी मसल्स को मोटा करता है, बड़ा करता है ना, वही। इट कॉन्स्टिट्यूट्स नियरली 16% बाई वेट ऑफ ऑल द प्रोटीन्स। तो इसमें क्या होता है, 16% होता है, बाकी जितने भी प्रोटीन्स का वेट है ये लगभग 16% इसमें होता है नाइट्रोजन साइकिल में। देयर इज एन inexhaustible supply of nitrogen in the atmosphere, but the elemental form cannot be used directly by most of the living organism। यानी अगर देखा जाए तो जो हमारा नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, बहुत ज़्यादा, मतलब इसकी कोई हद ही नहीं है, बहुत ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन सारा हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, मतलब डायरेक्टली वो जितना हमारे पास नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेयर में उसका आधा हिस्सा जो है वो अच्छा नहीं है, तो हम वो सारा यूज़ नहीं कर सकते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए वो ऑर्गेनिजम्स के लिए हानिकारक हो सकता है। नाइट्रोजन नीड्स टू बी फिक्स्ड, दैट इज़ कन्वर्टेड टू अमोनिया नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स बिफोर इट कैन बी टेकन अप बाय प्लांट्स। तो अगर हम जो हमारा नाइट्रोजन है पहले इसको फिक्स करना पड़ेगा, मतलब एक फॉर्म में, ऐसे ही हम प्लांट्स वगैरह में ये नहीं डाल सकते हैं। तो हमें पहले इसको क्या करना पड़ेगा, किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो इसको अमोनिया में कन्वर्ट करना है, या हमें नाइट्रेट्स या अमोनिया नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स में इसको हमें ये करना है, नाइट्राइट्स या नाइट्रेट्स में हमें इसको पहले चेंज करना है, ठीक है, फिर हम ये प्लांट्स में ले सकते हैं। The nitrates synthesized by bacteria in the soil are taken up by plants and converted into ammonia acids। तो जो हमारे नाइट्रेट्स जो होते हैं जो नाइट्रेट्स फिर जो बैक्टीरिया जिनको सिंथेसाइज करता है हमारी मिट्टी के अंदर, वो फिर, हाँ